मुख्यमंत्री धामी ने रिजल्ट से पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा छात्र प्रदेश का नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कांग्रेस नेताओं पर बड़ा आरोप। कहा वक्फ की संपत्ति पर ज्यादातर कांग्रेस नेताओं का कब्जा। रुद्रपुर में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। भाजपा युवा मोर्चा ने गाबा चौक पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला भी जलाया। ऑपरेशन स्माइल में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान। 300 से ज्यादा बिछड़ों को परिजनों से मिलाया। और उत्तरकाशी में 3 दिवसीय सूर्य देवभूमि चैलेंज की शुरुआत। 11,000 फीट की ऊंचाई पर होगी साइकिलिंग और दौड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर। जब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि किसी भी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान की कमेटी में गैर मुस्लिम नहीं होगा। किसी भी मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या खानकाह में कोई भी गैर मुस्लिम कमेटी में नहीं होगा। लेकिन कोई मंत्री, अधिकारी सरकार की बनाई गई किसी कमेटी में होगा तो उसको बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने फिर कहा, किसी दरगाह, किसी मस्जिद, किसी मदरसा, किसी खानका, किसी कब्रगाह पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। यहाँ पूरी तरह से मुसलमान रहेंगे। जैसे पीरान कलियर शरीफ है, उसकी कई दरगाहें हैं, कई संपत्तियां हैं, बड़ा हमारा श्राइन है, तो उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं आने वाला है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कांग्रेस नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक आने से उनकी संपत्ति से कब्जा वापस ले लिया जाएगा, इसलिए वह विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम उनको लेटर सौंपने जा रहे हैं कि इसकी सबकी जांच होनी चाहिए और पाई पाई का हिसाब उन लकड़बग्गों से लिया जाएगा जिसने इस प्रदेश के वक्फ को लूटा है या लुटवाया है। किसी के साथ भी अन्याय न हो। वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों से कई जगह नुकसान भी हुए, तो तमाम लोगों को न्याय मिल सके उस दिशा में ये जन जागरूक अभियान फैलाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। अब गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आने वाले। तो रुद्रपुर में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। भाजपा युवा मोर्चा ने मामले को लेकर गाबा चौक पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पुतला भी जलाया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यूपीए सरकार के नेशनल हेराल्ड घोटाले का विरोध जताया। भाजपा युवा मोर्चा ने नेताओं से कहा कि यूपीए सरकार में नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ जो कि कांग्रेस की कथनी और करनी को बताता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस घोटाले में बराबर के हिस्सेदार हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी बेशरम हो चुकी है, जो ईडी प्रवर्तन निदेशालय जो इन्होंने घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला किया था, उसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जब चार्जशीट ईडी ने दाखिल की तो वो उस न्याय को मानने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि आप लोग जांच में सहयोग कीजिए। ईडी अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। आपको किसी भी संवैधानिक संस्था को गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ कांग्रेस मुख्यालय है, युवा मोर्चा आज वहाँ पे सभी मुख्यालयों में जा जाके प्रदर्शन कर रहा है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन विधेयक पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विधेयक के बारे में कोई को जागरूक करना है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो भ्रांति फैला रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर वक्फ के बारे में लोगों को बताएंगे। देहरादून महानगर भाजपा अध्यक्ष यास्मीन आलम ने कई महिलाओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। उत्तराखंड कांग्रेस ने कार्यशाला पर ही सवाल उठा दिए हैं।
लोग देख ही रहे हैं, बहुत खुश है, मुस्लिम महिलाएं खासकर बहुत खुश है। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने ही बोला है कि हलाला से छुटकारा मिला है, 3 तलाक से छुटकारा मिला है। तो धन्यवाद देने आई थी महिलाएं हमारी कुछ मुख्यमंत्री जी को, तो मुख्यमंत्री जी भी बहुत खुश थे और हमारी महिलाएं भी खुश हैं बहुत ज़्यादा कि हमें 3 तलाक से छुटकारा मिला है। लोग देख आपको बता दें कि 2 चरणों में काम शुरू किया जाएगा मिलेट्स पॉलिसी का, जो कि उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी है। इसका 2 चरणों में काम किया जाएगा। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुख्यमंत्री धामी ने शुभकामनाएं दी। परीक्षा शुरू होने वाली है 10वीं और 12वीं की। उनका कहना है कि छात्र प्रदेश का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका रिजल्ट आएगा, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और सबका उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़े और प्रदेश और देश में और दुनिया में जाकर राज्य का और देश का नाम रोशन करें। तो देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्टेट मिलेट्स पॉलिसी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के तहत 2 चरणों में काम शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 24 विकासखंडों में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रखा गया है, जो कि 2025-26 से 2027-28 तक रहेगा। वहीं दूसरे चरण में 44 विकासखंडों में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रहेगा, जो कि 2028 से 29 से 2030 और 31 तक रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मिलेट्स पॉलिसी प्रदेश के 11 जनपदों में लागू होगी, जिसके लिए कुल 134.89 करोड़ की कार्य योजना का संचालन भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मिलेट्स पॉलिसी में मंडवा, झंगोरा, रामदाना, कौनी एवं चीना फसलों को सम्मिलित किया गया है। मिलेट पॉलिसी में मडुआ, झंगोरा, रामदाना, कौड़ी एवं चीना फसलों को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत चयनित मिलेट फसलों के बीज एवं जैव उर्वरक की 80% अनुदान पर किसानों को दिया जाएगा और मिलेट की बुआई को प्रोत्साहन देने के लिए जो, क्योंकि हमने देखा, आपने देखा होगा कि एक तो हम बीज को इस प्रकार फेंक देते हैं और बीज जम जाता है, उस पर हम 2,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देंगे। और दूसरा जो पंक्तिबद्ध बुआई करते हैं, आपने देखा होगा जो खेती से जुड़ के चुके होगा, उसके लिए हम 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हमारी सरकार देगी। हल्द्वानी में राज्य स्तरीय जुलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा का बीजेपी ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए जोरदार जुलूस निकाला। आपको बता दें कि 2027 के चुनावों को लेकर शंकर कोरंगा ने अपनी युवा शक्ति का परिचय स्थानीय तौर पर लोगों को कराया। वहीं दायित्व मिलने पर उन्होंने पार्टी हाईकमान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ताओं के बाद से खड़ा हूँ। इन सबका मेहनत है, इन सबकी मेहनत के बल पे मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये कार्यकर्ता भाव से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वो दिया है, उस काम को हम लोग बड़ी ईमानदारी से करेंगे। मैं भी एक वहीं नैनीताल जिले में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर फैली भ्रांतियों और कर्मचारियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार पर बिजली विभाग ने अपना रुख साफ किया। जिले के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लोगों की सुविधा के लिए लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और विभाग के कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को स्मार्ट मीटर को लेकर कोई आपत्ति या परेशानी है तो सीधे विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकता है। या उनके सामान के साथ तोड़फोड़ इत्यादि ना करें, ये न्यायिक दृष्टि से भी उचित नहीं है और हम नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का कोई भी माहौल बने। जिसको भी कोई समस्या है हमारे साथ आइए, हमसे वार्ता करिए, अपनी समस्या से हमें अवगत कराइए, हम अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। ये जो स्मार्ट मीटर है ये उपभोक्ता के हित में कदम है, ये प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम स्मार्ट मीटर से अपने उपभोक्ताओं को वंचित रखेंगे तो हम उनको कहीं ना कहीं विकास की धारा से रोकने का ही कार्य करेंगे। मसूरी में मशहूर लेखक बिल एटकिन का मंगलवार की देर बाद निधन हो गया। केयरटेकर कुशाल सिंह चौहान ने उनका हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। केयरटेकर कुशाल चौहान और उनके परिवार के लोग 13वीं का पूजन करा रहे थे, तभी पंजाब से आए कुछ लोगों ने ट्रस्ट की जमीन बताकर कब्जा कर लिया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और आसपास के लोग एकजुट हो गए हैं। पीड़ित का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने बिल एटकिन के कमरे पर अपने को कब्जे में ले लिया, बैंक की पासबुक, कीमती फर्नीचर और अन्य सामान जब्त कर लिया है
और लगातार धमकी दे रहे हैं, जिससे वे डरे सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मसूरी पुलिस जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करती तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। इधर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, हम ही उनकी लोगों ने देखरेख करी है। हाँ, हम ही लोगों ने उनकी देखभाल करी है और उन्होंने ये भी हमारे लिखा है कि उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो भी हम लोग ही करेंगे और उनकी इच्छा थी कि हिंदू रीति रिवाज से ही उनका अंतिम संस्कार हो। आपके बड़े भाई ने करा? मेरे बड़े भाई ने। उन्होंने, मेरे बड़े भाई का नाम कुशाल सिंह चौहान है, तो उन्होंने कहा कि कुशाल सिंह चौहान की फैमिली ही मेरा अंतिम संस्कार करेगी। तो वही हमने किया था कल, और अभी उनका 13वीं भी करना था, हमने सब कुछ करना था, तो उन्होंने बीच में अंदर वो तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया और सामान भी उनका सब खुर्द-बुर्द कर दिया वहाँ से और पैसा भी चोरी हो गया। रुड़की में मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते देखते विवाद मारपीट में बदल गया। जहां एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के युवक को जमकर पीटा। मारपीट का भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं जसपुर कोतवाली क्षेत्र के बेगावाला गांव में एक बेटे ने मां, चाची और चचेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी को अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान आरोपी की चाची की मौत हो गई। वहीं पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 300 से ज्यादा बिछड़े हुए लोगों को अपने परिवार से मिलाया, जिसमें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने अहम भूमिका निभाई। तमाम गंगा स्नानों और मेलों के दौरान अपने परिजनों से बिछड़ने वाले बच्चों और वयस्कों की खोज कर पुलिस ने उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में 320 गुमशुदा और बिछड़े हुए लोगों को खोजकर पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। मैं हमारी ASTU जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो यूनिट है उसके प्रभारी के साथ साथ जो हमारी जो पूरी टीम है हरिद्वार पुलिस की, मैं उसमें उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रतिवर्ष लगातार करते हुए करीब 300 से ऊपर जो हमारे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जो घर से किसी प्रकार से चली गई थी और उनको खोज के वापस में सकुशल उनके परिजनों से मिलाया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इसमें संपूर्ण ASTU की टीम को बधाई। उत्तरकाशी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर 3 दिवसीय सूर्य देवभूमि चैलेंज की शुरुआत हो गई है। नीलांग घाटी से भारतीय सेना ने इसकी शुरुआत की, जिसके तहत 110 किलोमीटर की हिमालय क्षेत्रों में साइकिलिंग का दौड़ शामिल है। इसमें सेना और आम नागरिक सहित 140 लोग हिस्सा ले रहे हैं। कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा ने बताया कि भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार बहुत गर्व के साथ सूर्य देवभूमि चैलेंज प्रस्तुत कर रही है और अपनी तरह की पहली पेशकश है कि 2 अदम्य ताकतों को एक साथ लाती है। खूबसूरत इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी और रेडियो मिर्ची की तरफ से, जो कि एक अनहर्ड प्लेसेस को जो है जोड़ रहा है एंड द मैसेज ऑफ री-माइग्रेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है इन टॉपिक है और शायद ये इनिशिएटिव और लोगों को इस पहाड़ों पे लगेगा, इसकी खूबसूरती दिखाएगा एंड इन फ्यूचर जो वाइब्रेंट विलेज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो जगह जगह पहुंचेगा। खूबसूरत इनिशिएटिव सूर्य देवभूमि चैलेंज है, ये पहली बार हो रहा है जो इंडियन आर्मी और जो उत्तराखंड पर्यटन है उसके सहयोग से हो रहा है। ये एक अपने आप में विश्व में एक अनूठा चैलेंज है जिसको यहाँ पे क्रिएट किया है इंडियन आर्मी ने। जो ये पूरा का पूरा चैलेंज जो है वो 3 दिन का चैलेंज है, जिसमें पहले दिन में साइकिलिंग है 105 किलोमीटर की, जो नीलोंग वैली से चालू होकर गंगोत्री होते हुए, हर्षिल होते हुए भटवारी के अंदर खत्म होगी। ये जो सूर्य देवभूमि, ये एक एंड्योरेंस एक्सपीडिशन है जिसमें सबसे पहले तो साइकिलिंग है और उसके बाद में ट्रेल रन है। जो साइकिलिंग पार्ट है वो तकरीबन 105 किलोमीटर का है और जो ट्रेल रन है वो 2 दिन के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है। पहले दिन तकरीबन 37 किलोमीटर और दूसरे दिन 40 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है और बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ये, जो कम से कम 5,000 फीट से चल के तकरीबन 11-12 हजार फीट तक जाएगा। ये खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और उसके बाद में मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण,
खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। राजनीति में आप क्या देखती हैं, किस तरह की कठिनाइयां होती, खासकर अगर हम सरगुजा की बात करें, राज परिवार का वहाँ पे वैसे ही दबदबा था। राज परिवार का दबदबा तो था ही, है भी, आज भी है, क्योंकि कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी आदिवासियों के साथ जुड़ करके आदिवासियों का जो संरक्षण करने का जो काम किए हैं, वाकई में किसी ने नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, आप कैसा देखती हैं इन सब चीज़ों को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके उनका हक वाकई में जो पहले मिल जाना चाहिए था, जो वाकई में अभी सही मायने में मिलेगा। ये दोनों में कितना अंतर पाते, एक सांसद होकर काम करना, फिर एक पर्टिकुलर प्रदेश के अंदर सिर्फ विधायक बन के अपने क्षेत्र में काम करना? जी, ये हर चीज का अनुभव होना चाहिए। पद मायने नहीं रखता है, मेरे लिए कम मायने रखता है। पुरुष नेताओं की भीड़ में खासकर महिलाओं को और खासकर आदिवासी महिलाओं को क्षेत्र में कैसे आगे आए पाए? लोगों को उसका काम पद दिलाता है। तो आप किसी भूमिका के इंतजार कर रही हैं? कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है? क्योंकि अभी तो बचे हैं कुछ और मंत्री बनने का। सीधी बात माननीय के साथ देखिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। जलम जीवनम, जलम रक्षा, जलम सर्वस्य आधार, यानी जल ही जीवन है। हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपने परिवार के साथ, ये हम सबका दायित्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नववर्ष विक्रम संवत 2082 सृष्टि के आरंभ दिन गुड़ी पड़वा से जल गंगा संवर्धन जैसे अनूठे अभियान की शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन से की गई है। 30 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी नदियों, तालाबों के घाट, कुओं, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही नवीन खेत तालाब, कुएं, स्टॉप डैम, परकोलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। जल संरचनाओं का गहरीकरण कर भंडारण क्षमता में वृद्धि, बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देना, नदियों तालाबों में मिलने वाले नालों का ट्रीटमेंट, जल चौपाल लगाना और वृहद पौधरोपण भी इस अभियान में किया जा रहा है। जल दूत तैयार करना, अमृत मित्र बनाना, मंदिरों, स्कूलों और गांवों में जल जागरूकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना भी इस अभियान का अंग है। अभियान से जुड़ने के लिए माय भारत पोर्टल www.mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें और जल संरक्षण और संवर्धन के इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर।
लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। मैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां मशहूर एथलीट भागीरथी बिष्ट, अंतर्राष्ट्रीय धावक और कोच सुनील शर्मा मसूरी पहुंचे, जहां उनका सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और दोनों धावकों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान योगिता गोयल ने कहा कि सुनील शर्मा एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर अपने साथ ले गए और आज उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक सराहनीय कदम है। वहीं भागीरथी बिष्ट ने कहा कि उनका सपना है कि वे ओलंपिक में प्रतिभागी बनकर मेडल जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय धावक सुनील शर्मा ने बताया कि वे लगातार युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और पूरा 3-4 घंटे सुबह करते हैं, 3-4 घंटे शाम को, फिर सर का अलग से शेड्यूल रहता है तो वो सब फॉलो करना पड़ता है। सर ये तो कभी सोचा नहीं था, बट सर के सहयोग से ही यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इससे अच्छा करें आगे भी और अपना बेस्ट करें। फिर मैं देख रहा था, मैंने इसको कहा कि बच्चे आप मेरे साथ चलिए, आपको जहाँ तक पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स करना है, मैं आपको खिलाता हूँ। और बहुत से लोगों का सहयोग भी मिलता है, क्योंकि स्पेशली मैं योगिता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हमेशा सोशल कार्य के लिए और ऐसे खिलाड़ियों के लिए हमेशा आगे आते। क्यों खिलाड़ी हमारे भारत में क्यों खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते, उसमें सबसे बड़ा विषय कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमारे पास हम फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम आगे खेल पाएँ। तो जब ऐसे लोग आगे आते सपोर्ट के लिए, तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत आसान हो जाता है खेलना। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लगातार की जा रही विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के बाद से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ है और मरीजों को बड़ी राहत मिली। आम लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। अस्पताल में 3 ब्लॉकों की जनता के साथ साथ नेपाल राष्ट्र के मरीज भी निर्भर है। लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया और कहा कि मुख्यमंत्री जो वादा करते हैं उसे निभाते भी हैं। उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर की काफ़ी पद खाली थी और जिसमें यहाँ की जो गरीब जनता थी काफ़ी परेशान थी, जिस कारण उन्हें हल्द्वानी, बरेली, अन्य शहरों की दौड़ लगानी पड़ती थी। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ, ENT रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, निश्चितक और जल्दी ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब अगले महीने तक नियुक्ति हो जाएगी। उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर की काफ़ी। वहीं हम बात करें चमोली की, तो वहां पर जिले में रामायण मेला विश्व सांस्कृतिक धरोहर चल रहा है। रामायण मेला रामायण के 18 तालों पर होने वाली नृत्य नाटिका को दर्शाता है। तो वहीं नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क अपने दुर्लभ जैव विविधता के लिए मशहूर है। वहीं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक रंग बिरंगी फूलों की 500 प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।